हेलो नमस्ते, मैं हूं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं द प्रिंट की एक खास सीरीज पेज टर्नर। किताब की बात करने से पहले एक और जरूरी बात, क्या आपने द प्रिंट को सब्सक्राइब किया है? अगर कर चुके हैं तो आपका शुक्रिया, लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और द प्रिंट को अपने जेब खर्च के हिसाब से कंट्रीब्यूट करिए, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र के लिए चाहिए निष्पक्ष पत्रकारिता। पिछले हफ्ते ही हमारे देश ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 36वीं बरसी मनाई है, तो इस बार की किताब आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी के जीवन से जुड़े सबसे बड़े और विवादित फैसलों के बारे में है, क्योंकि भविष्य जब भी इंदिरा गांधी को लेकर ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करेगा तब इमरजेंसी और ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र जरूर करेगा। जिस किताब की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। हाल ही में हार्पर कॉलिंस ने इसे प्रकाशित किया है और इसे लिखा है फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ इंडियाज इंटेलिजेंस एजेंसी द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के ऑफिसर जीबीएस सिद्धू ने। किताब और लेखक के नाम से ही जाहिर हो जाता है कि ये किताब सरकारी तंत्र में काम करने वाले एक इनसाइडर के निजी अनुभवों से होते हुए खालिस्तान आंदोलन और सियासत से जुड़े कई सारे डॉट्स को कनेक्ट करने वाली है। इस किताब में सिद्धू आजाद भारत के इतिहास में शामिल 4 महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के इंटरकनेक्टेड इवेंट्स की समीक्षा करते हैं। ये इवेंट्स हैं खालिस्तान आंदोलन का राइज, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 के दिल्ली सिख विरोधी दंगे। हालांकि इन चारों ही घटनाक्रमों पर पत्रकारों, राजनेताओं और नौकरशाहों ने ढेर सारी किताबें लिखी हैं, जैसे अमृतसर मिसेस गांधीज लास्ट बैटल बाय मार्क टली एंड सतीश जैकब, ऑपरेशन ब्लू स्टार द ट्रू स्टोरी बाय लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार, 1984 द एंटी सिख वायलेंस एंड आफ्टर बाय संजय सूरी। लेकिन 70 और 80 के दशक के ये 4 घटनाक्रम इतने बड़े और व्यापक हैं कि इन पर आगे आने वाले सालों में भी किताबें लिखी जाती रहेंगी और समीक्षाएं होती रहेंगी। अभी तक जिन किताबों का जिक्र मैंने किया है उनको अगर आप पढ़ चुके हैं तो अभी तक आप इतना तो जान ही गए होंगे कि पंजाब में अकाली दल को कमजोर करने और हिंदू वोट बैंक के चक्कर में कांग्रेस ने किस तरह जरनैल सिंह भिंडरावाले को ताकत दी, कैसे सिखों के सबसे पावन धार्मिक स्थल हरिमंदिर साहब में फौज दाखिल करवाई, कैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी के सुरक्षा कर्मियों ने उनकी हत्या की और कैसे दिल्ली पुलिस और कांग्रेसी नेताओं ने सिखों की हत्या में सक्रिय भूमिका निभाई, कैसे राजीव गांधी ने बयान दिया कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, कैसे मनमोहन सिंह ने सदन में 84 के सिखों की हत्या के लिए माफी मांगी। लेकिन इन सब बातों के इतर सिद्धू की किताब हमें अन्य कई रोचक तथ्य बताती है और पर्सनल एनेक्डोट से रूबरू कराती है, जिसके बारे में हम इस पेज टर्नर में जानेंगे। शुरुआत करते हैं किताब के आखिरी हिस्से में सिद्धू द्वारा राहुल गांधी के एक भाषण के मार्फत खालिस्तान आंदोलन की पृष्ठभूमि की ओर इशारा करने से। ये पूरा किस्सा ही एक तरह से इस किताब का क्रक्स बन जाता है। दरअसल साल 2013 में राहुल गांधी ने राजस्थान में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए 2 सुरक्षा कर्मियों द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या के रेफरेंस में एक बात कही थी। उन्होंने बोला था, एक दिन मेरे 2 दोस्तों ने गुस्से में मेरी दादी को मार दिया। इस घटना के बाद जो मेरे भीतर गुस्सा था वो मुझे एक बोझ की तरह लगता रहा। वो गुस्सा मेरे लिए दम घोटने वाला था और एक दिन मुझे आखिरकार समझ में आया कि हुआ क्या था। उसके बाद राहुल गांधी ने एक और बात कही, जैसा मैंने कहा कि ये गुस्सा आपके भीतर भरा जाता है, ये खुद पैदा नहीं होता लेकिन इसे आपके भीतर भर दिया जाता है। मैं भी आतंकवाद का विक्टिम हूँ। पहले आपके भीतर वो एक गुस्सा भरते हैं और फिर पूछते हैं कि आप आतंकवादी क्यों बन रहे हैं। एक आतंकवादी पैदा नहीं होता बल्कि उसके भीतर एक गुस्सा भर दिया जाता है। किताब के पहले चैप्टर में ही सिद्धू 70 के दशक में कनाडा में हो रही गुरुद्वारा पॉलिटिक्स के बारे में लिखते हैं। दरअसल सिद्धू 1976 से लेकर 1979 के बीच हाई कमीशन ऑफ इंडिया में फर्स्ट सेक्रेटरी के तौर पर वहां पर तैनात थे। इसी दौरान उन्होंने कनाडा में 5000 किलोमीटर की यात्रा तय की और वहां के जमीनी मूड को समझने की कोशिश की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने पाया कि कनाडा में रह रहे ज्यादातर सिख संतुष्ट थे और वो अपनी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करने की कोशिशों में लगे थे। वहां के एक एवरेज सिख के लिए खालिस्तान का मुद्दा एक नोन इशू था, लेकिन फिर कौन लोग थे जो खालिस्तान के नाम पर नई करेंसी बांट रहे थे और नए पोस्टर लगा रहे थे। सिद्धू लिखते हैं कि उस 3 साल के दौरान वो 2 प्रो खालिस्तानी लोगों से मिले। पहले थे टोरंटो बेस्ड कुलदीप सिंह सोधी, जो एक सेल्फ स्टाइल्ड काउंसिल जनरल ऑफ खालिस्तान था। सोधी जगत सिंह चौहान के आउटफिट को रिप्रेजेंट भी करता था। दूसरा था प्रोफेसर उदय सिंह ऑफ सडबरी। उसने एक किताब भी लिखी थी, द वैनिंग एंड द वैक्सिंग ऑफ खालिस्तान। सिद्धू आगे भी लिखते हैं कि इस दौरान उन्होंने पाया कि सिखों को लगता था कि जगजीत सिंह को आईएसआई फंड कर रहा है और दूसरी तरफ
उदय सिंह को भी वो अवॉइड ही करते थे। सिद्धू साफ लिखते हैं कि खालिस्तान के आइडिया को कोई सपोर्ट नहीं मिला था। लेकिन आगे चलकर एक और ऐसा किस्सा हुआ जिसकी रिपोर्ट सिद्धू ने रॉ के जॉइंट डायरेक्टर को भेजी तो डिपार्टमेंट से जवाब आया कि उन्हें वहां की कनाडा पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। दरअसल हुआ ये था कि 1970 में 24 और 25 मार्च को टोरंटो के एक होटल इन में एक सिख कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसमें 300 से 400 सिख शामिल हुए थे। इन्हें एड्रेस करने के लिए सिद्धू को भी बुलाया गया था। सिद्धू ने अपने भाषण में कहा था कि कनाडा सरकार की मल्टीकल्चरल पॉलिसीज का फायदा उठाकर आने वाली पीढ़ियों को जागरूक कैनेडियन नागरिक बनाने पर ध्यान दिया जाए, बजाय इसके कि पंजाब में क्या हो रहा है उस पर सोचा जाए। लेकिन कुलदीप सिंह सोधी जो दर्शकों में बैठा था अचानक उठा और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि सिद्धू मोरारजी देसाई की हिंदू सरकार का एजेंट है और वो कनाडा के सिखों को मिसलीड कर रहा है। जब सिद्धू ने इस बारे में एक रिपोर्ट भारत को भेजी तो उनसे कहा गया कि इन सब बातों में समय बर्बाद मत करिए। लेकिन जब वो भारत वापस आ गए, उस वक्त 1980 का साल चल रहा था और इंदिरा गांधी वापस से सरकार में आ चुकी थी। कनाडा में भी चीजें बदलनी शुरू हो चुकी थी। भारत वापस आने के 1.5 साल बाद उसी जॉइंट डायरेक्टर ने अचानक से सिद्धू से पूछा कि कनाडा में प्रो खालिस्तान एक्टिविटीज का क्या स्टेटस है। सिद्धू विभाग की अचानक से जगी इस दिलचस्पी पर हैरान हुए थे कि अचानक भारत सरकार को गुरुद्वारा पॉलिटिक्स में क्या इंटरेस्ट आने लगा है। तो रॉ को अचानक गुरुद्वारा पॉलिटिक्स में दिलचस्पी क्यों आई? सिद्धू अपनी किताब में एक अन्य चैप्टर में बताते हैं जिसका नाम है द राइज ऑफ भिंडरावाले। वो लिखते हैं कि इस दौरान कांग्रेस ने ऑपरेशन 2 को अंजाम देना शुरू किया, जिसके पीछे 1 अकबर रोड ग्रुप शामिल था। इस ग्रुप में वो अरुण नेहरू, अरुण सिंह और राजीव गांधी के नाम शामिल करते हैं। राजीव गांधी से पहले इस ग्रुप में संजय गांधी हुआ करते थे। सिद्धू बताते हैं कि 1980 के आखिरी दिनों में ही रॉ ने एक अलग विंग बनाया जिसे डिप्टी डायरेक्टर BR रमन हेड कर रहे थे। इस विंग को जिम्मेदारी दी गई थी कि विदेशों में सिख कट्टरपंथियों के बारे में इंटेलिजेंस इनपुट्स को इकट्ठा किया जाए और उनके लिंक ISI से निकाले जाएं। इसके बाद 1981 की शुरुआत में ही NF संतूक ने सिद्धू से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को एक प्रपोजल भेजने को कहा जिसमें उन्होंने वेस्ट यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में 7 नए रो स्टेशन बनाने की बात कही। सिद्धू का सवाल यह है कि यह सब ऑपरेशन 2 को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था, जिसका आखिरी अंत ऑपरेशन ब्लू स्टार पर जाकर खत्म होना था। किताब में सिद्धू एक और नोट का जिक्र भी करते हैं। वो लिखते हैं कि 1981 में उन्हें US और कनाडा भेजा गया था कि वहां जाकर मैं जमीनी स्थिति का जायजा लूं। जब सिद्धू वापस दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने संतूक से मुलाकात कर वहां के इनपुट्स बताए कि लोकल अखबारों में छपने वाली खबरों ने वहां के हिंदुओं और सिखों के बीच डिफरेंसेस पैदा करने शुरू कर दिए हैं। इसके बाद सिद्धू को ये इनपुट्स PM के प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर शारदा प्रसाद को बताने के लिए कहा गया। जब सिद्धू साउथ ब्लॉक के फर्स्ट फ्लोर पर शारदा प्रसाद के ऑफिस पहुंचे तो शारदा प्रसाद ने आप जाइए कहकर उन्हें लौटा दिया। लेकिन सिद्धू यहाँ पर एक और सवाल खड़ा करते हैं कि इस घटना के बाद इंडियन मीडिया ने कम्युनल डिवाइड पर द्वेषपूर्ण रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दी, मतलब उनके इनपुट्स का कोई फायदा नहीं हुआ। इस किताब में एक और किस्सा है जब सिद्धू बताते हैं कि सिख गार्ड्स को जब उन्होंने PM आवास पर तैनात पाया तो उन्होंने आखिर किया क्या। ऑपरेशन 2 यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार सफल हो चुका था। उसके बाद सिद्धू इंदिरा गांधी की हत्या से जुड़ा एक और किस्सा लिखते हैं। 21 अक्टूबर को वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गए थे। वापस लौटते समय जब वो अकबर रोड से गुजर रहे थे तो उन्होंने जिम खाना क्लब के पास 2 यंग पुलिसमैन को देखा। दोनों के पास स्टेन गन्स थी। वहां जहां वो तैनात थे वो इलाका PM आवास से ही जुड़ा हुआ था। इनमें से एक 5 फुट 8 इंच का सिख था जो अपनी mid-20s में था। सिद्धू लिखते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी के सामने हैरानी जाहिर की थी कि PM की सिक्योरिटी में सिख पुलिस गार्ड क्यों लगाए गए हैं, जबकि उन्हें तो हटा दिया गया था। सिद्धू ने गाड़ी में बैठे हुए कहा था कि दिस इज द श्योरेस्ट एंड द इजीएस्ट वे ऑफ गेटिंग मिसेस गांधी असैसिनेटेड। अगले दिन जब वो अपने दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने रॉ के डायरेक्टर ग्रे सक्सेना को एक हैंड रिटन नोट लिखा जिसमें उन्होंने PM को लेकर संभावित खतरे की बात बताई। उन्होंने लिखा कि PM की VVIP सिक्योरिटी में सिख गार्ड्स को तुरंत निकाला जाए, लेकिन फिर उन्होंने वो नोट प्रोज एंड कॉन्स को सोचते हुए अपने पास ही रख लिया और ग्रे सक्सेना को नहीं भेजा, क्योंकि अगर ये लेटर भेजे जाने के बाद ही अगर इंदिरा गांधी पर हमला हो जाता तो सिद्धू को साजिश रचने वालों के नाम में ही फंसाया जा सकता था। हालांकि बाद में उन्हें वो पत्र ना भेजे जाने का पछतावा हमेशा रहा। आखिरकार सवाल ये उठता है कि इस किताब को क्यों पढ़ा जाए। दरअसल इस किताब में जितनी भी ऐतिहासिक घटनाक्रम लिखे गए हैं वो सारे पहले ही कई सारी किताबों में दर्ज हैं, लेकिन अगर आपको ब्यूरोक्रेसी के भीतर हो रहे कई सारे डॉट्स को कनेक्ट करना है, ब्यूरोक्रेसी के भीतर की प्लानिंग जाननी है, तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। सिद्धू इस किताब में ये बात साबित करने की कोशिश करते हैं कि खालिस्तान एक नॉन एग्जिस्टेंट आइडिया था जिसे सिस्टमेटिकली
प्लांट किया गया, नर्चर किया गया और मैनिपुलेट किया गया। और ये सब सिर्फ इसलिए किया गया कि एक पार्टी सत्ता में काबिज रहे। वो लिखते हैं कि भले ही इमरजेंसी और ऑपरेशन ब्लू स्टार दो विवादित फैसले थे, लेकिन इन दोनों फैसलों के बीच जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस था वो ये था कि इमरजेंसी शॉर्ट नोटिस पर लगाई गई थी, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार एक योजनाबद्ध तरीके से एग्जीक्यूट किया गया फैसला था, जिसकी तैयारियां 1980 के शुरू में ही कर दी गई थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी किताब का रिव्यू पेज टर्नर के इस एपिसोड में करूं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। द प्रिंट को सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करिए। मैं ज्योति यादव, द प्रिंट।